नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 15 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे। प्रतिदिन की बातें शुरुआत करेंगे उसी सकारात्मक विचार के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। अब इन दोनों बातों का शाब्दिक अर्थ यह है कि आपको यह तय करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। अर्थात आप अपना कार्य अनुशासन होकर करते हैं, अनुशासन में रहकर करते हैं, या फिर बाद में जब समय बीत जाएगा और आपके पास केवल अफसोस बचेगा, तो क्या आप उसको करना चाहते हैं। यानी अभी मेहनत करने का एक महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप इस समय को गवा देते हैं तो आपके पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और अगर आप इसे अनुशासित होकर मेहनत करके पढ़ाई में अपना ध्यान और अपना मन और अधिकतम समय पढ़ाई में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस अनुशासन की कीमत अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आपको अनुशासन में रहकर पढ़ना होगा ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएं। इसी विचार के साथ यही सकारात्मक विचार हमें इससे मिलता है कि हमें अनुशासन के साथ पढ़ते रहना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। दोस्तों, सिपरी रिपोर्ट 2024, यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना और भारत दूसरे स्थान पर। यानी सिपरी रिपोर्ट जो 2024 की आई, उस रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। आइए देख लेते हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी जिसे बोलते हैं, द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफॉर्म्स 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2020 और 2024 के बीच प्रमुख हथियारों के आयातक के रूप में उभरा, जिसका आयात 2015 से 19 की अवधि की तुलना में लगभग 100 गुना बढ़ गया है। भारत 2020-24 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा, जिसमें 2015-19 की तुलना में 9.3% गिरावट आई, जो घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा विविध सोर्सिंग के कारण हुआ। कतर और सऊदी अरब तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, फ्रांस और रूस शीर्ष 3 वैश्विक हथियार निर्यातक बने हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, यूक्रेन पहले नंबर पर, अपना भारत दूसरे नंबर पर, कतर और सऊदी अरब क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर। ये आपको याद रखना है। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। चलिए अगली घटना देखते हैं। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की। अब आइए देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार अध्यक्षता है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र यूएन के नारकोटिक ड्रग्स आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू S कुमारन 10 से 14 मार्च 2025 तक ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अध्यक्षता संभालेंगे। यह पहली बार है जब भारत इस पद पर आसीन हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नीति मुद्दों को संबोधित करने में वैश्विक नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो ये नारकोटिक ड्रग्स आयोग CND के 68वें सत्र की जो अध्यक्षता है उसे भारत करेगा। चलिए अगली घटना के बारे में विचार करते हैं। पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा, इसलिए थोड़ा खास है। दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा।
यह बैठक वर्चुअल माध्यम से 18 मार्च से 20 मार्च के बीच आयोजित होगी। इसमें G20 सदस्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। व्यापार और निवेश कार्य समूह की 4 प्रस्तावित बैठकों में पहली बैठक होगी। इसकी अंतिम बैठक अक्टूबर में होगी। दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर 2024 में एकजुटता, समानता, स्थिरता विषय के अंतर्गत 2025 के लिए एक आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाली है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने टाई मुंबई हॉल ऑफ द फेम पुरस्कार से सम्मानित किया। अब देखते हैं क्या है ये पुरस्कार, द मुंबई हॉल ऑफ फेम, टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम। चलिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, अब यहां से 2 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। इन्फोसिस के संस्थापक को पता चल जाता है आपको नारायण मूर्ति हैं, तो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाईकॉन मुंबई 2025 धंधा फर्स्ट का आयोजन देश के अग्रणी उद्यमशीलता नेतृत्व शिखर सम्मेलन द्वारा किया गया। यह पुरस्कार ढांचागत विकास, निवेश और जल संरक्षण के क्षेत्र में श्री फडणवीस को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। दोस्तों, फिलहाल मौसम थोड़ा खराब है तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि कई बार पिछला शोर आता है तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, केवल आपको ध्यान से सुनना है। बारिश का मौसम है थोड़ा। INS रणवीर ने अभ्यास बोंगो सागर 2025 में भाग लिया। भारत बांग्लादेश नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2025 और एक समन्वित गश्त का आयोजन इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर और बांग्लादेश की सेना की तरफ से BNS अबू उबैदा ने भाग लिया। इस अभ्यास से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहभागिता, युद्धक क्षमता बढ़ी है और साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक सहयोगात्मक प्रतिक्रिया में आवश्यक प्रगति हुई है। तो आपको याद रखना है, भारत बांग्लादेश के बीच नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर में INS रणवीर ने भाग लिया और बांग्लादेश की तरफ से BNS अबू उबैदा ने भाग लिया। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, अगली घटना देखते हैं। पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लेखकों के मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है। अब इस योजना के पीछे देखते हैं क्या उद्देश्य है। देश में पढ़ने, लेखन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारत और भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के मकसद से युवा और उभरते लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 11 मार्च 2025 को PM युवा 3.0 युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रधानमंत्री योजना, एक लेखक परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की। 22 विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा को उभरते लेखकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ PM युवा योजना के पहले 2 संस्करणों महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए अब PM युवा 3.0 लॉन्च किया जा रहा है। PM युवा 3.0 युवा उभरते और बहुमुखी लेखक की शुरुआत प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर की गई जिसका मकसद युवाओं को भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और देश के विकास में दूरदर्शी लोगों के योगदान को समझने और सराहने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये प्रधानमंत्री एक 3.0 योजना शुरू की गई है अभी। चलिए, अगली घटना देखते हैं। म्यूनिक में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। अब देखते हैं इसके तहत क्या होता है। चौथा नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन 2025 म्यूनिक में आयोजित किया गया, जहां भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। NMFT के एक वैश्विक मंत्री स्तरीय पहल है जिसका उद्देश्य आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना है। आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध खुफिया जानकारी साझा करने, कानूनी सहयोग और नीति निर्माण के लिए मंच। इसकी स्थापना 2018 में पहली बार पेरिस में आयोजित किया गया था। ये 2018 में, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, अगली घटना देखते हैं। केंद्रीय जल मंत्री श्री R पाटिल ने जल सततता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया।
अब ये किया किसने, ये आपको याद रखना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन NWM के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो BWUEE ने ऊर्जा एवं संसाधनों संस्थान टेरी के साथ मिलकर जल सततता सम्मेलन 2025 नामक एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय औद्योगिक जल उपयोग दक्षता था। सम्मेलन का आयोजन 12 मार्च 2025 को NDMC कन्वेंशन सेंटर पालिका केंद्र संसद मार्ग नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए विश्व किडनी दिवस देखते हैं। हाल ही में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। किडनी हेल्थ और इसकी जुड़ी बीमारियों के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को, यानी इस बार ये मार्च का गुरुवार 13 मार्च को मनाया गया, तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को किडनी को हेल्दी बनाने के लिए, विश्व जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस बात से हमें जानकारी मिलती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। इंडियन रेलवे ज्वाइंस मिशन अमृत सरोवर। अब देखते हैं क्या है। भारतीय रेलवे को अप्रैल 2022 में शुरू किए गए केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में जल की कमी से निपटना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना है। मिशन का उद्देश्य प्रत्येक जिले में 75 तालाब का निर्माण या पुनरुद्धार करना, जिसमें सामुदायिक भागीदारी, जन भागीदारी और जलवायु लचीलापन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अक्टूबर 2024 तक 68,000 से अधिक तालाबों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। दूसरे चरण में भारतीय रेलवे लाइनों के पास गाद निकालने, खुदाई करने और जल निकायों के निर्माण में सहायता करेगी, जबकि खुदाई की गई सामग्री का उपयोग रेलवे तटबंधों के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखते हैं रिवीजन में मैंने जनवरी वही चलाया हुआ है। जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से 6 जनवरी को किया था। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी में वीजा पेश किया था, ये स्टूडेंट वीजा, ये स्टूडेंट एक्स वीजा। ये बात आपको याद रखनी है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया इस बार 2025 बेंगलुरु में किया गया। एरो इंडिया अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। 10 से 14 फरवरी के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलंका में आयोजित किया गया। थीम थी इसकी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम थी। पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम का दूसरा चरण ये ओम बिरला जी ने शुरू किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया, सिक्किम में। भारत पोल पोर्टल ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ऑफ द्वारा विकसित किया गया। पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाते हैं, 8 जनवरी को मनाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था जस्टिन ट्रूडो ने, हालांकि नए बने हैं वहां पर। प्यारी दीदी योजना, इसमें महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो रिवीजन में दोस्तों ये कुछ प्रश्न में प्रतिदिन 10 प्रश्न आपके लिए ऐड करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आते हैं और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और एक दिन आप अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।